टीवी में हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और वक्त हो चला है राजधर्म का। राजधर्म में बात करेंगे बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक हिंदुओं पर हमले की। बांग्लादेश में जहां कट्टरपंथी जमाती हिंदुओं के जान के दुश्मन बने हैं, तो कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हिंदुओं के मंदिर पर अटैक कर रहे हैं। इसी बीच योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे की गूंज भारत से निकलकर कनाडा तक सुनाई देने लगी है। हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की जा रही है। भारत में बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर में मैसेज दिया जा रहा है कि हिंदू अगर जाति में बटेगा तो बांग्लादेश की तरह ही कटेगा। भारत में ये पोस्टर किसने लगाया, कहां लगाया, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी कनाडा की। कनाडा के हिंदू मंदिर पर एक बार फिर से अटैक हुआ है। ब्रैम्पटन में खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं पर हमला किया। हिंदू मंदिर के बाहर भक्तों को टारगेट किया गया। लाठी डंडों के साथ पहुंचे खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं के साथ जमकर मारपीट भी की है। तो आप जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। तस्वीरों में साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि खालिस्तानी झंडे लिए खालिस्तान के समर्थक मंदिर के बाहर हिंदुओं से मारपीट कर रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी समर्थकों के हमले से मंदिर के बाहर अफरा तफरी का माहौल नजर आया। अचानक हुए हमले से हिंदू दहशत में आ गए। चारों ओर चीख पुकार मच गई। Oh shit. Oh man. तो आप इन तस्वीरों को देखकर ये समझ सकते हैं कि बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं दिया गया। अचानक से कुछ लोग खालिस्तान का झंडा लिए आते हैं और मंदिर के बाहर हिंदुओं के साथ मारपीट करने लगते हैं। खालिस्तानी समर्थक और जो हिंदू हैं वो आमने सामने आ गए। नारेबाजी चल रही थी, जिसके बाद खालिस्तानी समर्थकों ने मारपीट शुरू कर दी। खालिस्तानी समर्थकों ने हमला क्यों बोला, इसके पीछे की वजह आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। दरअसल हिंदू हाथों में तिरंगा और भगवा झंडा था, वो वही लेकर वहां पर पहुंचे थे, जिसे देखकर खालिस्तानी समर्थक बेचैन हो गए और हिंदुओं पर हमला बोल दिया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये कनाडा के ब्रैम्पटन की तस्वीरें हैं, जहां एक हिंदू मंदिर के बाहर हिंदुओं के साथ मारपीट की गई है। दरअसल जो हिंदू थे वो अपने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर मंदिर के बाहर पहुंचे थे और इसे देखकर जो खालिस्तानी समर्थक थे वो बेचैन हो गए और अचानक से वो खालिस्तान का झंडा लेकर आ गए और उसके बाद हिंदुओं के साथ मारपीट करने लगे और हिंदू और खालिस्तान समर्थक आमने सामने आ गए। अब आपको ब्रैम्पटन के हिंदू मंदिर की मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगी, जिसमें पुजारी लोगों को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। पुजारी साफ साफ ही कह रहे हैं कि हमें एक रहना है, लेकिन किसी का विरोध नहीं करना है। सुनिए, आज समय आ गया है। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। कनाडा में जिस तरह से अटैक हुआ वो कहां है, वहां हिंदू कितने हैं और सिख कितने हैं, अब आप ये भी विस्तार से समझ लीजिए। ब्रैम्पटन शहर कनाडा के ओंटारियो प्रांत में आता है और ये ग्रेटर टोरंटो का एक हिस्सा है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर है। हिंदू सभा मंदिर में कंसुलर कैंप लगा था, जहां अचानक खालिस्तानी समर्थकों ने धावा बोल दिया। हाथ में खालिस्तानी झंडा लेकर सैकड़ों लोगों की भीड़ मंदिर के बाहर जुट गई। थोड़ी ही देर के बाद
मंदिर के गेट पर हिंदुओं पर हमला कर दिया जाता है। उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, जहां पर खालिस्तानी समर्थक और हिंदू आमने सामने आ गए। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, कनाडा के ब्रैम्पटन की है, जहां खालिस्तानी समर्थक और हिंदुओं के बीच आपस में टकराव हो गया। खालिस्तानी समर्थक हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए भी नजर आए। खालिस्तान समर्थक जो झंडे लेकर आए थे, उन्होंने उसी से हिंदुओं पर अटैक कर दिया। लोगों को कुछ भी समझ आता उससे पहले ही खालिस्तानी समर्थकों ने हिंदुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया था। हिंदू सभा टेम्पल में डिवोटीज पर अटैक हुआ। वो लोग जो खुद बोल रहे थे खालिस्तान जिंदाबाद, तो कह सकते हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स थे। पुलिस प्रेजेंस में यह सब हो रहा था, अटैक्स हुए, लेकिन पुलिस काफ़ी हद तक निष्क्रिय रही। जहाँ पर उनको इंटरवीन होना था वहाँ पर अच्छी तरह से नहीं किया। एक तो प्रोटेस्ट वहाँ पर जो हो रहा था वो प्रीमाइसिस टेम्पल की है, तो टेम्पल के अंदर अगर आते हैं तो पुलिस शुड हैव केप्ट देम अवे फ्रॉम द टेम्पल प्रीमाइसिस इटसेल्फ। बट पुलिस यहाँ की है, वो लगता है कि पॉलिटिकल प्रेशर में वर्क कर रही है। दे डू हैव pressure from all around. That's why they are unable to discharge their duty to the in the proper way. कैनेडियन गवर्नमेंट, लिबरल सरकार हो वहाँ की, पीसी पार्टी यहाँ पर लोकल जो ओंटारियो प्रोविंस है वहाँ की हो, या फिर सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की लॉ अथॉरिटीज़ हो, दे ऑल हैव फेल्ड टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ हिंदूज। Hindus are under attack and it's very unfortunate situation. कनाडा के जिस ब्रैम्पटन में हिंदुओं पर हमला हुआ, वहां के बारे में भी अब आपको थोड़ा सा समझाना होगा। ब्रैम्पटन में 1,60,000 से ज्यादा सिख आबादी है, यानी कि यहाँ 25% सिख हैं। एक बार ये पूरा मैप देख लीजिए, समझ लीजिए कि कनाडा के ब्रैम्पटन का जो धर्म काटा है वो कैसा है। ब्रैम्पटन जहां पर हिंदू आबादी है, करीब 17,000 से ज्यादा यहां पर हिंदू आबादी है, और यानी कि जो सिख परसेंटेज है, अगर मैं उसकी बात करूं तो करीब 25% यहां पर जो सिख हैं उनकी संख्या है। 1,63,260 यहां पर सिखों की संख्या है। परसेंटेज की बात करें 25.1% यहां पर संख्या है इनकी। हिंदू की बात करें तो 1,17,395, और परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो 18.1% यहां पर हैं। कुल हिंदू मंदिरों की बात करें तो 32 मंदिर हैं, और यहां पर जो हिंदू रहते हैं कनाडा में, उनकी आस्था इन मंदिरों में है, वो अक्सर यहां पर जाते रहते हैं। लेकिन जब इस बार ब्रैम्पटन के हिंदू महासभा मंदिर में वो भारत का झंडा लेकर, केसरिया रंग का झंडा लेकर पहुंचते हैं, तो जो वहां पर खालिस्तान समर्थक पहले से मौजूद थे, उन्हें ये बात रास नहीं आती है, जिसके बाद अचानक से हिंदुओं पर अटैक कर दिया जाता है। कनाडा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, ऐसा पहली बार नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी हिंदुओं को और मंदिरों को खालिस्तानी समर्थकों ने निशाना बनाया है। कब कब टारगेट किया गया है, अब आपको विस्तार से मैं ये भी समझा देती हूं। तो देखिए, नवंबर 2024 ब्रैम्पटन खालिस्तानियों का मंदिर पर अटैक हुआ, ये मैं आज की बात कर रही हूं। जुलाई 2024 की अगर मैं बात करूं तो एडमॉन्ट BAPS स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ कर दी गई थी, यहां पर भी अटैक किया गया था। साल 2023 की बात करें तो सरे ब्रिटिश कोलंबिया का यह इलाका है, यहां पर लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और उस मंदिर में जो खालिस्तानी समर्थक थे वो यहां पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आए थे, जिस पर भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। अप्रैल 2023 की बात करूं तो विंडसर इलाका है, जहां हिंदू मंदिर में जमकर तोड़फोड़ कर दी गई थी। हालांकि इस पर भी भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और यह कहा था कि इस पर एक्शन होना चाहिए। तो बार बार कनाडा में जो हिंदू मंदिर हैं, जो हिंदू हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, और इसको लेकर लगातार भारत सरकार अपना रुख भी साफ कर चुकी है। यह कहा जा चुका है कि हिंदुओं की सुरक्षा कनाडा के भीतर सुरक्षित की जानी चाहिए। They violate the rules, they come inside the temple area, और वहाँ पे उन्होंने बहुत लोगों को उनसे हाथापाई की है, उसमें लोग इंजर्ड भी हुए हैं, पुलिस केसेस भी हुए दोनों तरफ। बट एज ए कम्युनिटी
हिंदू कम्युनिटी, कनाडा हिंदू कम्युनिटी, हमें सबसे बड़ी दिगा है कि लोकल पुलिस ने वहाँ परमिशन दी। तो ऑलरेडी टेंट्स चल रहा है पिछले कुछ समय से, तो वो टेम्पल के जो दरवाजे है, जो डोर है, उसके आसपास क्यों दी? दे कैन गिव अ परमिशन टू प्रोटेस्ट अदर साइड ऑफ द रोड। अटैक में ब्रैम्पटन समेत पूरे कनाडा के हिंदू गुस्से में आ गए। भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य ने यहां तक कह दिया कि इस बार खालिस्तानियों ने रेड लाइन को पार कर दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हमला पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत ही किया गया है। जिस तरह से कनाडा में पनप रहे खालिस्तानियों के खिलाफ भारत ने कड़ा रुख अपनाया है, इख्तियार किया है, उससे खालिस्तानी बौखलाए हुए हैं और इसी बौखलाहट में उन्होंने हिंदुओं पर अटैक कर दिया। जो पिछले दिनों खबरें आ रही हैं, कनाडा में जो हालात बने हुए हैं, ये एक किसी मजहब की बात नहीं है। हिंदू हो, सिख हो, सबके लिए ये ट्रूडो साहब हैं, जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। वहाँ पे जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, उनको 2 दिनों से मंदिरों के सामने, जो हमारे पूजा की जगह है, जो पिछले दिनों त्योहार थे हमारे, चाहे दिवाली थी और थी, तो उसके लिए वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो खास तौर पे हर जगह इस आदमी ने कि हिंदुस्तान के लोग और पंजाब के खास तौर पे लोग वो पीसफुली वहाँ पे रह ना सकें, यहाँ से उनके बच्चे ना जा सकें, फैमिलीज ना जा सकें, उसे रोकने के लिए, ये खास तौर पे डिस्टर्ब करने के लिए, जो कुछ खालिस्तानी जो किसी के नहीं है, ना हिंदुओं के ना सिखों के, लेकिन आप देखिए किस तरीके से उनकी पुलिस, बिल्कुल ट्रूडो साहब की जो पुलिस है वो खालिस्तानियों की पक्ष में खड़ी दिख रही है। उनके अंदर मंदिर में आके वहाँ पे अटैक किए जा रहे हैं और उनको कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है। वो किस तरीके से वो वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं, खालिस्तान की ओपनली बात कर रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अपने लोगों को, हिंदुस्तानी जो भारत के, चाहे 3-3 पीढ़ियाँ वहाँ हो गई, लेकिन बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ी मजबूती से हम इसे, सख्ती से, ये कनाडा की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं तक भी जाना पड़े वो जाएंगे, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों को, सिखों को, जो अमन पसंद हैं, ये तो कुछ लोग हैं जिनको आप यूज कर रहे हो, ये आपके पेरोल पे हैं, आपके मतलब ये खरीदे हुए मस्टंडे हैं जिनको आप खालिस्तान के नारे लगवाने के और उनको झंडे दे के खड़े कर देते हो। लेकिन ये बहुत एक मैसेज जो है दुनिया में, आपके देश का भी और आपके प्राइम मिनिस्टर साहब का, कोई छवि जो है उनकी कोई बची नहीं है। कनाडा के हिंदू वहां के प्रधानमंत्री ट्रूडो पर सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ट्रूडो की पुलिस खालिस्तानियों के साथ है। कनाडा में हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है और कनाडा में हिंदुओं की आबादी की बात करें तो 8 लाख से ज्यादा है। हिंदुओं का फैक्टर आप समझ लीजिए, 8,30,000 से ज्यादा वहां पर आपको बता दें कि हिंदुओं की आबादी, और कुल परसेंटेज की बात करें तो 2.3 हिंदुओं की आबादी कनाडा के भीतर है। मंदिरों की बात करें पूरे कनाडा के भीतर तो 246 जो मंदिर हैं वो पूरे कनाडा के भीतर हैं। और किस किस तरह से वहां पर देखिए हिंदुओं की भागीदारी रही है, आप वो समझ लीजिए। हिंदू धर्म तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। दीपक ओबराय कनाडा में पहले हिंदू सांसद रहे, उनकी भागीदारी रही है। अनीता आनंद कनाडा की पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री बनी है। हिंदुओं की वहां पर भागीदारी सरकार में भी है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं वहां सुरक्षित महसूस अब अपने आप को नहीं करें। और वहां के हिंदू अगर किसी पर आरोप लगा रहे तो वहां के पीएम ट्रूडो पर आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर जो उनकी पुलिस है वो खालिस्तानियों का साथ देती है, उन पर किसी तरह का एक्शन नहीं होता है। और अब बात करेंगे कनाडा में सिख फैक्टर जो है वो किस तरह से काम करता है, वहां पर सिखों की आबादी कितनी है। तो सिखों की अगर मैं आबादी की बात करूं तो 7,70,000 से ज्यादा वहां पर सिखों की आबादी है। और अगर परसेंटेज वाइज अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो 1.9% यहां पर जो सिखों की आबादी है पूरे कनाडा के भीतर है। भागीदारी कितनी है वो भी समझ लीजिए। 1993 में पहली बार सिख उम्मीदवार था उसकी जीत हुई थी। 2021 में 15 सिख सांसद कनाडा के भीतर बने थे। ट्रूडो की पार्टी से 12 सिख सांसद जीत कर आए थे और 2 सिख सांसद ट्रूडो कैबिनेट में
मंत्री भी हैं यहाँ पर वो मंत्री। और इसीलिए हालांकि देखिए सभी सिखों को खालिस्तानियों से जोड़कर नहीं देखा जाता है, लेकिन ये जरूर आरोप लगाया जाता है कि एक धड़ा ऐसा है जो खालिस्तानी समर्थक है और आए दिन हिंदुओं को टारगेट करता रहता है। हालांकि साल मई में हुए सर्वे के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल की पॉपुलैरिटी सिखों और हिंदुओं के बीच पहले से कुछ हद तक घट गई है। अब आप ये समझ लीजिए कनाडा के हिंदू और सिख किसको कितना पसंद करते हैं वहां पर। तो अगर ट्रूडो की लिबरल पार्टी की हम बात करें तो 22% हिंदू इस पार्टी को पसंद करते हैं और सिखों की अगर हम बात करें तो 21% सिख इस पार्टी को पसंद करते हैं। वहीं अगर विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी की बात करें तो यहां पर परसेंटेज बढ़ जाता है। विपक्षी पार्टी को हिंदू ज्यादा पसंद करते हैं, 53% ऐसे हिंदू हैं जो कंजर्वेटिव पार्टी को पसंद करते हैं। और सिखों की अगर मैं बात करूं तो 54% सिख ऐसे हैं जो अपोजिशन को, कंजर्वेटिव पार्टी को फिलहाल पसंद कर रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों से बात करें तो ट्रूडो की लोकप्रियता वहां पर घटी है, उनके पार्टी की लोकप्रियता वहां पर घटी है। पॉपुलैरिटी सिखों और हिंदुओं के बीच अब घटती जा रही है। कनाडा में अगले साल चुनाव होना है। ट्रूडो का अगर हम पॉपुलैरिटी ग्राफ देखें तो वो पहले के मुकाबले तेजी से कुछ हद तक कम हो चुका है। खालिस्तानियों के चक्कर में ट्रूडो अमन पसंद सिख और हिंदू दोनों को ही नाराज कर रहे हैं। ट्रूडो के ये ट्वीट्स भी आए दिन आते रहते हैं और देखिए जहां पर यह कहा जा रहा है कि पहले से खालिस्तानियों को ज्यादा बढ़ावा दिया गया और अब जब उनके राज में हिंदुओं के मंदिर पर अटैक हुए तो वो दिखाने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, किसी तरह से उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। ट्रूडो का जो छलावा है, पहले खालिस्तानियों को बढ़ावा और अब दिखावा, ये आरोप वहां के हिंदू और जो सिख हैं जो खालिस्तान के खिलाफ हैं वो इसका आरोप लगा रहे हैं। ट्रूडो ने क्या लिखा अब वो भी आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि आज ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। ये ट्वीट ट्रूडो की ओर से किया गया है। हर कनाडाई को स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित रूप से अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। समुदाय की रक्षा करने और इस घटना की जांच करने और फौरन रिस्पांस देने के लिए पील क्षेत्रीय पुलिस का धन्यवाद। लेकिन वहां के जो हिंदू हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ट्रूडो की पुलिस है वो एक्शन नहीं लेती है बल्कि खालिस्तानियों का साथ देती है, सिर्फ एक्शन का दिखावा करती है। देखिए जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भले ही सफाई दे दी गई है कि तुरंत ही उनकी पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया है, लेकिन हिंदू ये मानने के लिए तैयार नहीं है और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये जो कार्रवाई हुई है ये दिखावा मात्र है। विश्व हिंदू परिषद ने हिंदू मंदिर और हिंदुओं पर हमले का कड़ा विरोध जताया है। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने कनाडा की पुलिस को लेकर सवाल उठाए हैं। ये बहुत चिंता की बात है, विशेष तौर पर इसलिए कि वहां की मंदिर सभा ने भारत के कॉन्सुलेट को रिक्वेस्ट की थी कि वो एक कैंप लगाएं मंदिर में, जिससे वहां के इंडो कैनेडियंस के दूतावास के इश्यूज ऑन द स्पॉट वेरीफाई कर सके, सॉल्व कर सके। कॉन्सुलेट ने 3 दिन पहले वहां के पुलिस को इसकी सूचना दी थी और उस सूचना में बड़ा स्पष्ट लिखा था कि जो कनाडा का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है उसमें इस शिविर की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। इस पत्र के बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले ग्रेटर टोरंटो एरिया में, ब्रिटिश कोलंबिया में बाब्स का एडमंटन का मंदिर, ये तो एक लगातार हो रही घटनाओं में से एक है। अभी 3 दिन पहले वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था और जिसमें कहा था कि इंडो कैनेडियंस वहां के माइग्रेंट्स का सबसे बड़े ग्रुप में से है। इस ग्रुप ने वहां के विकास में बहुत योगदान दिया है, चहुमुखी योगदान दिया है। और प्रधानमंत्री ने अपने उस वक्तव्य में इंडो कैनेडियंस को हम पर्याप्त सिक्योरिटी देंगे ये आश्वासन दिया था। यह आश्वासन खोखला साबित हुआ है और हमको शक है कि इसके पीछे कारण है जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है।
उनके दल के ही सांसदों ने, लगभग 30 सांसदों ने उनके इस पद पर बने रहने पर आपत्ति जताई है। तो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को आपने सुना। वहीं कनाडा को खालिस्तानियों का गढ़ कहा जाता रहा है और जो तस्वीरें कनाडा के ब्रैम्पटन से सामने आई हैं वो इस बात को साबित करती हैं कि ट्रूडो सरकार खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर चुकी है। कनाडा में मौजूदा वक्त में खालिस्तानी समर्थक इतना बौखलाए हुए हैं, इतना तिलमिलाए क्यों हैं, अब आपको मैं उसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन बताऊंगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये बौखलाए हुए हैं। 18 जून 2023 को कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 18 सितंबर 2023 को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या में भारत का हाथ बताया और यहीं से दोनों देशों के बीच संबंधों में दरार शुरू हो गई। कनाडा के आरोप के बाद 19 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के सीनियर डिप्लोमेट को निकाल दिया था। वहीं 21 सितंबर 2023 को भारत ने कनाडा के लिए वीजा सेवा को ही सस्पेंड कर दिया था। वहीं बीजेपी के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कनाडा में जो कुछ भी हुआ उसे सिख धर्म की परंपरा के खिलाफ बताया है। सिरसा ने कहा कि जो कुछ भी कनाडा के भीतर हो रहा है उसके पीछे ट्रूडो का दिमाग है। देखिए, पहले तो मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। बहुत दुखी मन से मैं कहना चाहता हूं जो वहां पे हुआ है ये सिख धर्म की परंपराओं के खिलाफ, सिख धर्म की फिलॉसफी के खिलाफ है। किसी भी धर्म पे हमला करना तो दूर, हम सभी धर्मों को हमें गुरु साहिबों ने सम्मान करना सिखाया है। और मुझे याद नहीं आता कि पिछले 100-200 सालों में या हिस्ट्री, जब से हम डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का समय है, कोई आपको ऐसा समय याद आता हो जब किसी के धर्म के ऊपर सिखों ने हमला किया। ऐसा संभव ही नहीं है। ये चंद लोग हैं जो दस्तार के आड़ में इस तरह का काम कर रहे हैं जिससे पूरी दुनिया भर के सिख आज बदनाम हो रहे हैं। सिखों ने दुनिया के अंदर बहुत इज्जत कमाई है पिछले 100 सालों में। डायस्पोरा ने अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सब जगह जाकर अपनी मेहनत से बहुत इज्जत और शौहरत कमाई। और आज मुझे लगता है कि उस कहीं ना कहीं उन सब लोगों का नुकसान हो रहा है और उनमें से कोई सिख ऐसा कभी नहीं कर सकते। ये ट्रूडो जो वहाँ के प्रधानमंत्री, उनकी पॉलिसी, उनकी अपनी सरकार बचाए रखने की मजबूरी, इसीलिए वो एक ऐसे विंग की सपोर्ट कर रहे हैं जो जगमीत बराड़ द्वारा, जो कि प्रो खालिस्तानी है, जो देश तोड़ना चाहते हैं। उनकी पार्टी के सपोर्ट के बिना वो सरकार नहीं चला सकते। इसलिए ट्रूडो ने जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता सभी भारतीयों के लिए नुकसानदेही है, नफरत वाला रास्ता है। और उस रास्ते पे न केवल हिंदू समाज का बल्कि सिखों का दुनिया भर में नुकसान हो रहा है। और मैं मानता हूं कि इसका संज्ञान जो है जथेदार अकाल तख्त साहब को भी लेना चाहिए। जहां कड़े शब्दों में निंदा करनी चाहिए, वहां ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए जो हमारे सिख धर्म को ही बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म या हो या अलग धर्मों पे जाके हमला कर पूरी शय के साथ किया जा रहा है। अब बताइए कि मान लीजिए कोई भी हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, अपने गुरुद्वारे में, अपने मंदिर में कोई भी प्रोग्राम कर रहा है, आपको वहां जाके लड़ने की क्या जरूरत है? आपके कोई घर बात करने आ रहा है तो आप बताएं। और आप इसका मतलब जानबूझकर ये शरारत करें। आपको पता है दीपावली के पावन त्योहार चल रहे हैं, हिंदू धर्म के बड़े पवित्र दिन चल रहे हैं, और ऐसे में आप वहां आप जाएंगे तो स्पष्ट ही है कि आपकी मंशा ही अच्छी नहीं है। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये लोग दस्तार के आड़ में हम सब देशवासियों को और दुनिया भर में बसते सिखों की सारी मेहनत को ये खटाई में डालने का काम करें, जिसका ज्यादा दुख मुझे है। तो उधर कनाडा में खालिस्तानी हिंदुओं पर अटैक कर रहे हैं तो बांग्लादेश में भी कट्टरपंथी जमाती हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में बांग्लादेश पूरी तरह से कट्टरपंथियों के हाथों में चला गया है। 2000 से ज्यादा टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। हिंदू सड़कों पर उतर चुके हैं। अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर बांग्लादेश के हिंदू सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अटैक की निंदा हो रही है। योगी के नारे बटेंगे तो कटेंगे का पोस्टर लगाकर हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की जा रही है। वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बटोगे तो कटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का भी जिक्र किया गया है। पोस्टर में लिखा है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में बीएचयू सिंह द्वार के ठीक सामने एक पोस्टर लगा है जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा गया है कि हिंदू जाति में बटेंगे अगर तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। उस पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे
तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें। तो देखिए, कनाडा से लेकर बांग्लादेश तक हिंदू खतरे में है, तो वहीं झारखंड में आदिवासियों के अस्तित्व पर खतरा हो गया है। झारखंड में कल बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया। आज पीएम मोदी चुनाव मैदान में उतर गए। पीएम मोदी ने अपनी पहली रैली गढ़वा में की, इसके बाद उनकी दूसरी रैली चाईबासा में है। अमित शाह ने कल बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते वक्त पार्टी का चुनावी एजेंडा साफ कर दिया। शाह ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करेंगे और झारखंड में यूसीसी लागू करेंगे। आज पीएम मोदी ने जब रैली की तो घुसपैठ का मुद्दा उठाया, हेमंत सरकार को कटघरे में खड़ा किया। मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर भी हेमंत सोरेन सरकार पर अटैक किया। सरकार में शामिल जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को परिवारवादी बताया, लेकिन सबसे तीखा अटैक घुसपैठ को लेकर किया। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड सरकार में शामिल तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है, वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को झारखंड में बसा रहे हैं। मोदी ने कहा कि घुसपैठिए आपकी रोटी, बेटी और माटी को हड़प रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। जब तीज त्योहारों में पत्थरबाजी होने लगे, माता दुर्गा को भी रोक दिया जाए, जब कर्फ्यू लगने लगे तो पता चलता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। जब बेटियों के साथ शादी के नाम पर छल कपट होने लगे तो पता चलता है कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। घुसपैठ और यूसीसी के मुद्दे पर अमित शाह और हेमंत सोरेन के बीच किस तरह से जुबानी जंग हुई ये आपको मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले ये बताती हूं कि मोदी आज की दोनों रैलियों का झारखंड के चुनाव पर किस तरह से इंपैक्ट पड़ने वाला है, प्रधानमंत्री का वहां जाने के बाद क्या असर होता है। मोदी ने पहली रैली झारखंड के गढ़वा में की। गढ़वा झारखंड के पलामू रीजन में आता है और इस रीजन में लातेहार, पलामू और गढ़वा आते हैं। यहाँ पर विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 9 आती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी 9 में से 5 सीटें जीत चुकी थी, जबकि जेएमएम के खाते में महज 2 सीटें यहाँ पर गई थी। कांग्रेस और एनसीपी के खाते में 1-1 सीट आई थी। पीएम मोदी की दूसरी रैली चाईबासा में है, जो कोलान रीजन में है, और इस रीजन में कुल 14 सीटें आती हैं। पिछली बार बीजेपी का यहां खाता भी नहीं खुला था, लेकिन उसके बाद से अब हालात पहले से बदल चुके हैं। कोलान किंग के नाम से मशहूर चंपई सोरेन जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी को यह पूरी उम्मीद है कि चंपई सोरेन की एंट्री के बाद वो कोलान रीजन में कमल खिलाने में कामयाब रहने वाली है। पीएम मोदी की एंट्री के बाद झारखंड का चुनावी माहौल गरमाएगा।
और उसके पहले अमित शाह और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन में जुबानी जंग छिड़ी है। इसकी शुरुआत अमित शाह ने की। शाह ने कहा कि झारखंड में बीजेपी सरकार बनी तो यूसीसी लागू होकर रहेगा। साथ ही शाह ने यह भी वादा किया कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर करेंगे। हेमंत सोरेन ने दोनों ही मुद्दों पर जवाब दिया। पहले सुनिए कि अमित शाह ने यूसीसी के मुद्दे पर क्या कहा था। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए। हेमंत सोरेन ने गढ़वा की रैली में अमित शाह को जवाब दिया। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में ना तो एनआरसी लागू होगा ना ही यूसीसी। राज्य में केवल सीएनटी और एसपीटी एक्ट भी लागू रहेगा। सीएनटी मतलब छोटा नागपुर टीनेंसी एक्ट और एसपीटी मतलब संथाल परगना टीनेंसी एक्ट। हेमंत सोरेन ने अभी तक यूसीसी के मुद्दे पर बीजेपी को जवाब नहीं दिया था, लेकिन बीजेपी ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को झारखंड के मैदान में उतार रखा है, जो हर रैली में घुसपैठ और यूसीसी का मुद्दा जरूर उठाते हैं, और इसीलिए हेमंत सोरेन ने इस पर जवाब दिया। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा। यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। अजीब अजीब कानून, कहां से ये लोग बौद्धिक लोग दिमाग लगा लगा करके हम लोग बौद्धिक तरीके से कब्जा करने की कोशिश करता है। इसीलिए अपने बाल बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। अब आप लोगों के बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार बड़ा बड़ा बनाना है। इसके लिए बहुत अधिक पैसा खर्चा होता है। हम लोगों ने इस राज्य में गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोगों ने प्रारंभ की है योजना। घुसपैठ को लेकर भी अमित शाह और हेमंत सोरेन आमने सामने हैं। अमित शाह ने झारखंड सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में बेटियां और आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। अमित शाह ने कहा कि घुसपैठ के कारण राज्य में आदिवासियों की आबादी घटी है। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत सोरेन सरकार का संरक्षण हासिल है। बीजेपी की सरकार बनते ही झारखंड से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर किया जाएगा। अमित शाह ने पूछा कि हेमंत सोरेन ने अभी तक घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं, वो भी बता दें। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया तो हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार और बांग्लादेश सरकार के रिश्तों पर सवाल उठा दिए। हेमंत सोरेन ने पूछा कि जब शेख हसीना को बगावत के बाद देश छोड़ना पड़ा तो उन्हें भारत में उतरने की किसने इजाजत दी? आखिर शेख हसीना को भारत में शरण क्यों दी गई? अमित शाह ने पूछा था कि हेमंत सोरेन सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए अभी तक क्या कदम उठाए। हेमंत सोरेन ने इसका भी जवाब दिया।
उन्होंने पूछा कि राज्य में घुसपैठ रोकना किसकी जिम्मेदारी है। जानना चाहता हूं कि बांग्लादेश के साथ अंदर कोई आप लोग का कोई समझौता है क्या? और आज बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री को आपने यहाँ हेलीकॉप्टर उतारने कैसे दिया और किस आधार पर यहाँ पर आपने उसको शरण दे रखा है, हमको ये बता दीजिए। और बांग्लादेश को झारखंड में आप लोग बिजली पैदा करते हैं और बांग्लादेश को सप्लाई करते हैं और बांग्लादेशी की बात करते हैं। बांग्लादेशी सीमा का सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में? भारत सरकार के हाथ में, गृह मंत्रालय के हाथ में। और बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाला भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों से घुस के आता है, खुद बोलते हैं और योजनाबद्ध तरीके से पता नहीं क्या क्या षड्यंत्र रचता है। आखिरकार झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गए हैं, ये अब आपको समझाते हैं। राज्य में मुस्लिम घुसपैठियों के आदिवासी महिलाओं से शादी करने और उनके जमीन हड़पने का आरोप बहुत पहले से लगता आ रहा है। कुछ समय पहले ये मुद्दा झारखंड हाई कोर्ट में भी पहुंच गया, जहां केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि राज्य के संथाल परगना के 6 जिलों में आदिवासियों की संख्या 16% तक घट चुकी है। दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर में 1951 में आदिवासियों की जो संख्या थी, जो आबादी थी, वो 44.66% थी, जो 2011 में घटकर 28.11% रह गई। वहीं इस दौरान मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर 23% तक पहुंच गई है। और इसी तरह से बीजेपी नेताओं का कहना था कि 1951 में झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो अब घटकर 26% रह गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी पूरे राज्य में 9% से बढ़कर करीब 15% तक पहुंच चुकी है। एक रहेगा तो सेफ रहेगा। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को बांटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। झारखंड में घुसपैठिया आते हैं, हमारे आदिवासी समाज, हिंदू समाज का अस्मिता को खतरा में पहुंचा दिया है। इस समय है एक रहने का। अगर आप एक रहेगा, सेफ रहेगा, नहीं तो घुसपैठिया आपका जमीन, आपका बेटी, रोटी, माटी, बेटी तीनों को छीन के लेके जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे की। अल्मोड़ा बस हादसे में मृतकों की संख्या 23 से बढ़कर 36 पहुंच गई है। 3 घायलों को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश लाया गया है। सीएम धामी ने दिल्ली के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। दिल्ली से उधम सिंह नगर के पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं कई लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। बस पौड़ी से रामनगर की तरफ आ रही थी, तभी बीच रास्ते में अल्मोड़ा जिले के मारचुला इलाके में कूपी गांव के पास बस अचानक से खाई में गिर गई। इस बस में 45 से ज्यादा लोग सवार थे। हादसा आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास हुआ है। वहीं एक मरीज को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों का रामनगर के सरकारी अस्पताल में इलाज जारी है और मृतकों की संख्या बढ़कर 36 तक पहुंच गई है। अल्मोड़ा में हादसे की तस्वीरें बेहद परेशान करने वाली हैं। करीब 150 फीट गहरी खाई में बस जा गिरी। बस की हालत देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयावह था। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। एसएसपी अल्मोड़ा मौके पर पहुंच गए। डीएम देहरादून को भी रेस्क्यू ऑपरेशन की देखरेख के लिए स्पेशली वहां पर भेजा गया है। एसडीआरएफ के साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। इसके बाद रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। स्ट्रेचर के जरिए ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को किसी तरह बाहर निकाला गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी और अल्मोड़ा के संबंधित क्षेत्र के एआरटीओ प्रवर्तन को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्देश भी दिया गया है। इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं, जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो। और इसके लिए
सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। घायलों को रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों ने 3 गंभीर घायलों को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया है। 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया है। तीनों मरीज ऋषिकेश एम्स पहुंच चुके हैं। वहीं एक अन्य मरीज सुशीला तिवारी को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। बाकी घायलों को रामनगर के सरकारी हॉस्पिटल में भेजा गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा अल्मोड़ा के मारचूला में हुआ है, जिसकी अल्मोड़ा मुख्यालय से जो दूरी है जिसकी वो करीब 12 किलोमीटर की बताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की गई है कि घायलों को तुरंत इलाज मिल सके, उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। अल्मोड़ा में अस्पताल का हालात अगर आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अस्पताल में लहूलुहान हालत में मरीज पहुंच रहे हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। कईयों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। गंभीर घटना है निश्चित रूप से, और बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रदेश के नागरिक इस तरह से एक्सीडेंट में कैजुअल्टी हुए हैं। और घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मैंने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया था, और उनके भी जो दिशा निर्देश थे उसी के हिसाब से हमने ये रेस्क्यू और रिलीफ की कार्रवाई सारी की गई है। और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है। घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। ये हादसा कितना भयानक था आपने तस्वीरों में देखा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और नैनीताल सीट से सांसद अजय भट्ट को जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, वो तुरंत अस्पताल पहुंचे घायलों का हालचाल जाना। बहुत दुखद घटना है और किसी को उम्मीद भी नहीं होगी ऐसा होगा, लेकिन कुछ चीजें टालने में बड़ा मुश्किल होता है। परंतु सरकार ने और सारे लोगों ने, हमारी टीम ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, NDRF, SDRF समेत सारे लोगों ने, मैंने CM साहब से बात करी, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में खुद हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ पर पहुँचे हैं, बहुगुणा जी। सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और 3 लोगों को अभी एयरलिफ्ट करके एम्स से भेज दिया है। कुछ लोगों को इस समय आपका STF में भेज दिया है हल्द्वानी, कुछ लोगों को काशीपुर भेज दिया है। दुखद घटना है, हम लोग सब दुखी हैं, लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको और परिवारों को जो कष्ट में है, इस असह्य कष्ट को सहन करने की शक्ति दे।